हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हमने पहले भाषा के बारे में पढ़ा। आज मैं आपको बोली के बारे में बताती हूँ। बोली क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली जन सामान्य की भाषा को ही बोली कहते हैं। अपने क्षेत्र से बाहर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कोई बोली विकसित होकर भाषा का रूप ले लेती है। जैसे खड़ी बोली ब्रजभाषा इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं, जो विकसित होकर एक समृद्ध भाषा हिंदी का रूप ले चुकी हैं। विश्व की कई अन्य भाषाएं भी बोलियों को विकसित करती हैं। क्षेत्र की दृष्टि से हिंदी को निम्नलिखित 5 उपभाषाओं में माना जाता है। जैसा पहला देखो आप, पश्चिमी हिंदी। इसके अंतर्गत ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी आती है। दूसरे नंबर पे देखिए पूर्वी हिंदी। इसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली आती है। तीसरे नंबर पे देखिए राजस्थानी। इसके अंतर्गत मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती आती है। चौथे नंबर पे देखो बिहारी। इसके अंतर्गत भोजपुरी, मागधी तथा मैथिली आती है। पाँचवें नंबर पे देखिए पहाड़ी। इसके अंतर्गत मलयाली, जो कि हिमालय में बोली जाने वाली बोली है, और कमाऊनी आती है। देखिए बच्चों, अब आपको समझ में आ गया कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। अपन कहाँ रहते हैं? बूंदी में रहते हैं। बूंदी कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में बूंदी किस जगह है? हाड़ौती संभाग में है। तो हाड़ौती संभाग में देखिए कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और रावतभाटा आते हैं। और हम कौन सी बोली बोलते हैं इन क्षेत्रों में? हाड़ौती। देखिए बच्चों, भाषा क्या चीज़ है और बोली क्या चीज़ है, इन दोनों में क्या अंतर है यह मैं आपको बताती हूँ। देखो, भाषा व्याकरण सम्मत होती है, जबकि बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। भाषा में साहित्य की रचना भाषा से होती है, जबकि बोली से नहीं होती है। हम पत्र पत्रिकाएँ कुछ भी बोली में नहीं लिख सकते हैं, भाषा में ही उनको लिखा जाता है। बोलियाँ एक ही भाषा के अंग होती है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। सीमित मतलब जैसे आप समझ गए ना कि हाड़ौती संभाग में ही हाड़ौती बोली का वर्चस्व है, बाकी दूसरे संभाग में वो बोली नहीं बोली जाती। आप अगर जयपुर की तरफ चले जाओगे तो वहाँ पे ढूंढारी बोली जाती है। देखिए बच्चों, इसके बाद हम पढ़ते हैं लिपि के बारे में कि लिपि क्या चीज़ है। देखिए, उच्चारित भाषा को लिखित रूप में लाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। अर्थात वर्ण समझते हो आप, ध्वनि को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों वाली व्यवस्था को ही लिपि कहते हैं। सभी भाषाओं की लिपि एक सी नहीं होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है। जैसे संस्कृत, हिंदी, नेपाली तथा मराठी भाषाओं की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी, फ्रेंच तथा जर्मन भाषाओं की लिपि रोमन है। उर्दू की लिपि को फारसी बोलते हैं तथा पंजाबी भाषा की लिपि को गुरुमुखी कहते हैं। देखिए, इसके बाद पढ़ते हैं व्याकरण। भाषा के आदान प्रदान में बोलना, पढ़ना तथा लिखना प्रमुख है। इन भाषा व्यवहारों के लिए भाषा के नियमों को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। भाषा का शुद्ध रूप में बोलना, लिखना तथा पढ़ना व्याकरण सिखाता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण वो विद्या है जो हमें भाषा को शुद्ध प्रयोग करने के नियम का ज्ञान कराता है। देखिए, आपके पास एक सेंटेंस दिया गया है, आपको उसमें दिया गया है कोटा मोहन जाता है। क्या ये व्याकरण के हिसाब से सही है? आपको लगता है? नहीं है, क्योंकि मोहन कोटा जाता है। सही ढंग से यदि पढ़ा जाए तो उसे यही कहेंगे, मोहन कोटा जाता है। देखने में, सुनने में, बोलने में ही अटपटा सा लगता है। देखिए, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार। इस विभाग के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण तथा उनके मेल से शब्द निर्माण आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। इस विभाग में शब्दों की उत्पत्ति, रूप, विकास, निर्माण, आगमन तथा अर्थ का अध्ययन
किया जाता है। तीसरा है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य के गठन, वाक्य के प्रकार, वाक्य के विश्लेषण, वाक्य के संश्लेषण, विराम चिन्हों आदि का अध्ययन किया जाता है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा।